बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस ट्यूटर्स। तो हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी के चलते हम आज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो गाइज हमारा यूट्यूब चैनल का यही मकसद है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जिससे एमसीक्यू आ सकते हैं तो वही आपको कवर कराया जाए, लेकिन तब भी हम आपको थोड़ा जो समझने के लिए है वो समझा भी रहे हैं। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में दोनों कवर है और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी भी नहीं और सारे एसेंशियल पॉइंट्स में हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टार्ट करने से पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ आपको इससे पहले हम कवर कर चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप मेक श्योर करें आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचाएं। तो गाइज अब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? आपको एक सिंपल है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ पैसे से लेन देन की बात है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम ये कह सकते हैं ये वो प्रोग्राम होता है जिसको अंडरटेक मतलब जिसको मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो उसको चलाती हैं। अब मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं? आपको फिलहाल एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमारी सेंट्रल बैंक होती है। और सेंट्रल बैंक कौन सी होती है? आरबीआई। तो इंडिया में जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक्स है वही सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चलाती हैं, लागू करती हैं, ठीक है ना। और अब ये मॉनेटरी पॉलिसी आती क्यों है? तो आपको ये याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको कंट्रोल करना है और रेगुलेट करना है जो डिमांड और सप्लाई है मनी की। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है या फ्लो ऑफ कैश है मार्केट में, पैसा बढ़ रहा है या पैसा कम हो रहा है, किस टाइम पैसा बढ़ाना है, किस टाइम पैसा कम करना है मार्केट में, तो ये पॉलिसी इसी के साथ कंसर्न है, ठीक है। जो आरबीआई होती है वो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। कई बार गाइस आपने सोचा होगा कि क्यों नहीं आरबीआई एक ही बार सारे पैसे छाप देती है और सबको पैसे दे के सबको अमीर बना दी जाए। तो आपको इस सवाल का भी जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जो बोरिंग पार्ट होता है डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो गाइज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो, इसका जो भी कंसर्न लेना देना होता है ना वो माइक्रो से नहीं बल्कि मैक्रो पॉलिसी होती है ये। तो इसको मैक्रो जितने वेरिएबल्स होते हैं उससे इसका लेना देना होता है, जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। जो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस है ना, मतलब प्राइस को मेंटेन रखना, ठीक है ना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, बाहर से सामान वामान आ रहा है या बाहर की जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, ये फॉरेन एक्सचेंज है, इसको भी यही देखता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम ये भी ये देखता है। उसके बाद इसका एक गोल होता है, मतलब इसके जब एक बारी जब हम कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस साल हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इतना ये, तो जितनी हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती है ना, मॉनेटरी अथॉरिटी से आप सिर्फ आरबीआई को याद कर लो, ठीक है ना। वो डिसाइड करती है कि हमने कितना इंक्रीज़ करना है डिमांड, मतलब मनी की कितनी इंक्रीज़ करना है कैश फ्लो, या कितना डिक्रीज़ करना है हमने कैश फ्लो। दैट इज़ द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब इसका स्कोप क्या होता है? आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है ना स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम थोड़ा स्कोप इसका पढ़ लेते हैं। तो गाइस इसका हम स्कोप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ये जितनी भी इकोनॉमिक हमारी ट्रांजैक्शन होती है ना जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है वो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। द वर्क एंड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन बाय एंड लार्ज ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया द लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ इकॉनमी। लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन इकॉनमी का ये मतलब हो गया एक फुल्ली मोनेटाइज इकॉनमी, उसमें जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ये हैंडल करती है, ठीक है ना। इस इकानमी में ये पैसे को जब पैसा बढ़ाना हो तो बढ़ा देती है, जब पैसा कम करना हो तो कम कर देती है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। और इसी तरह से ये वर्क करती है हमारी द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा डेवलप है वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। आपको इस तरह से याद रखना है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं। अब आपको मैं सारे मेन पॉइंट्स इसके बताने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी पे, जहाँ पे आपने फोकस करना है। तो पहले तो हमें पता है प्राइस स्टेबलाइजेशन इसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब बोरिंग लेक्चर से हम खत्म हो चुके हैं और अब मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किसके लिए बनी हो, मेड फॉर रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है गाइज? कई बार आप इकोनॉमिक्स में टर्म सुनोगे लिक्विडिटी। तो गाइज लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कैश फ्लो। कितना कैश फ्लो है मार्केट में, कितना पैसा है मार्केट में, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। और इसी को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी बनती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको ये डिसाइड करना है कि वेदर हम इंक्रीज़ करें कैश फ्लो, पैसा बढ़ा दें या पैसा डिक्रीज़ कर दें। तो जब पैसा बढ़ाते हैं तब क्या होता है, जब पैसा डिक्रीज़ करते हैं तब क्या होता है, हम ये सब पढ़ेंगे। टू मेंटेन कैश फ्लो द पॉलिसी मेड बाय आरबीआई आर नोन एज मॉनेटरी पॉलिसीज। तो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसीज बनाती हैं आरबीआई उसको ही हम मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। तो अब गाइज आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हम कैश फ्लो को क्यों मेंटेन करते हैं? अगर देश में इतनी गरीबी है, इतने लोग गरीब हैं, तो सबको पैसा क्यों नहीं बांट देते? आरबीआई को तो कोई नहीं रोकता है, वो कभी भी जितने मर्जी नोट प्रिंट कर सकती है, तो कर दें। देखो गाइज अगर कैश फ्लो इंक्रीज होता है ना, जब कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन हो जाती है मार्केट में, मतलब महंगाई हो जाती है, ठीक है ना।
अगर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा मार्केट में तो इन्फ्लेशन होगी, आपको याद रखना है। और जब कैश फ्लो डिक्रीज हो जाता है मार्केट में, मतलब जब पैसा कम हो जाता है मार्केट में, तो रिसेशन आ जाता है। रिसेशन क्या होता है गाइज? एक डिप्रेशन होता है, एक रिसेशन होता है। रिसेशन होता है एक पार्टिकुलर सेक्टर में तंगी आना। जैसे कोविड से पहले इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में रिसेशन आया था। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बिकती हैं, तो वो गाड़ियों की बिक्री कम हो गई थी, तो उस एक पार्टिकुलर सेक्टर में रिसेशन आ गया था। एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब मंदी आ जाती है उसको हम रिसेशन कहते हैं। अगर कैश फ्लो इंक्रीज होता रहा, ठीक है ना, अगर कैश फ्लो इंक्रीज होता रहा और इतना मतलब इंक्रीज होता रहा, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो इंक्रीज हो गया, तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जैसे अगर आपको एक स्लाइस ब्रेड का लेना है, उसके लिए आपको बैग भर के पैसों का ले जाना पड़े, इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब आपके पास इतना सारा पैसा हो जाएगा ना, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। तो आपको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड के लिए भी एक बैग भर के पैसे ले जाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है, भागती हुई महंगाई से हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और अगर ये डिक्रीज होता रहता है, कैश फ्लो डिक्रीज होता रहता है, रिसेशन के बाद भी डिक्रीज होता रहता है, तो हम अल्टीमेटली डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन, रिसेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में तंगी पड़ना, और डिप्रेशन पूरे सेक्टर, सारे सेक्टर्स में डिप्रेशन तंगी पड़ना। तो ग्रेट डिप्रेशन आपको थोड़ा दिमाग में आया होगा, तो ग्रेट डिप्रेशन हमने अपनी फर्स्ट ही वीडियो में कवर किया। अगर आपको वो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए हमें याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, आपको ये रखना है। ये एक कमेटी होती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखना है एमपीसी, ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से। अब जो 3 जो आरबीआई से मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो हमारा आरबीआई का गवर्नर होता है ना, वो इसका मेंबर होता है। तो अभी रिसेंटली हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांता दास, ठीक है, आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ये दूसरे मेंबर होते हैं जो आरबीआई में होते हैं। तो रिसेंटली हमारे कौन है? राजेश्वर राव है हमारे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। तो ऑफिशियल मेंबर चूजन बाय आरबीआई बोर्ड, और एक ऐसा मेंबर जिसको आरबीआई बोर्ड एक होता है वो जो चूज़ करता है। तो ये 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं, और 3 होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो अपॉइंटेड होते हैं 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और वो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए, उनको हम बार बार एक बार उनको हमने कर दिया अपॉइंट, और उसके बाद जब उनका टेन्यूर खत्म हो गया उसे हम वापस एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसे याद रखो। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसीज हम कितनी बार बनाते हैं? हम मॉनेटरी पॉलिसीज 6 बार बनाते हैं एक साल में। मतलब हर 2 महीने में हम मॉनेटरी पॉलिसी अपनी चेंज करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है कैश फ्लो उसके हिसाब से। तो इसको अब हम कह सकते हैं बाई मंथली बेसिस। और ये 2014 के बाद ही से ये बाई मंथली स्टार्ट हुआ है, इससे पहले बाई मंथली नहीं होता था, शायद 2 बार हुआ होता था। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है ना, वो कहाँ से कब होता है फाइनेंशियल, लेकिन जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो हमारे फाइनेंशियल ईयर से अलग होता है। जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। आपको ये याद रखना है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब होता है। इसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कितनी तरह की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब है जब मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। लिक्विडिटी क्या होता है गाइज? कैश फ्लो, पैसा, जिसे कैश फ्लो, ठीक है ना, पैसे का इंक्रीज होना, ठीक है। और अब लिक्विडिटी कब इंक्रीज होगी? जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे। अब इंटरेस्ट रेट कब डिक्रीज होंगे? देखो, अगर आप बैंक्स में जाओगे तो बैंक्स वाले आपको लोन दे रहे हैं, ठीक है, पहले वो 10% पे दे रहे हैं। अगर आपको बैंक वाले 2% पे लोन देने लगे तो आप सारे तो लोन लेना स्टार्ट कर दोगे ना। एक बार आपने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा तो आप मार्केट में पैसा खर्च करोगे, तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंशरी यही होता है जब हम कैश फ्लो मार्केट में इंक्रीज करना चाहते हैं, लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, और हम इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसको चीप मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम चीप मनी भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है। चीप मनी किसको कहते हैं? जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है और लिक्विडिटी इंक्रीज होती है उसको चीप मनी कहते हैं। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि चीप मनी क्या होता है, डियर मनी क्या होता है, तो इस तरह से याद रखना। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब होता है जब मार्केट में हमें लिक्विडिटी कम करनी होती है, कैश फ्लो हमें कम करना होता है। तो कैश फ्लो कम कैसे होगा? हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होंगे, कोई 15% पे आपको लोन देगा तो आप नहीं ना लोगे। तो जब इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज कर देते हैं लिक्विडिटी कम करने के लिए, उसको हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इसी को जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है,
है, इसे हम डियर मनी कहते हैं। तो डियर मनी और चीप मनी का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है, व्हाट इज चीप मनी, व्हाट इज डियर मनी। तो आपको अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ये क्लियर कर देंगे। तो गाइस अब कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है ना। तो अभी कौन से क्वांटिटेटिव मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये दो में डिवाइड होता है। एक जनरल क्रेडिट मेजर्स होते हैं, एक जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स होते हैं, एक दूसरे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है रेपो रेट। अब रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट की जो एब्रीवेशन है वो ये है रीपर्चेज ऑपरेशन रेट। क्या है? रीपर्चेज ऑपरेशन रेट। एब्रीवेशन याद रखनी है आपको रेपो रेट की, रीपर्चेज ऑपरेशन रेट, ठीक है। उसी तरह से गाइस रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब, रेपो रेट का मैं मतलब समझा दूंगा आपको। रेपो का मतलब याद रखना है, जब दो पार्टीज सेल करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट इस एग्रीमेंट के साथ कि वो उसे रीपर्चेज करेंगे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है गाइस? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप ऐसे याद कर सकते हो, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड क्या होता है? अ लीगल पीस ऑफ पेपर, अ लीगल पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। एक पीस ऑफ पेपर है, उस पर गवर्नमेंट ने लिखा है कि जिस बंदे के पास ये पीस ऑफ पेपर होगा उसमें जितना हमने पैसा लिखा होगा तो उसको वो उतना पैसा मिल जाएगा जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का मतलब उस पर एक डेट लिखी है कि अब सपोज कर लो कि 30 जून को ये बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, और इस डोट को जिस बंदे के पास ये बॉन्ड है उसको जितना हमने उसमें पैसा लिखा है, 12 लाख लिखा है, 14 लाख, वो उसको मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेपो का मतलब यही होता है कि जब दो पार्टीज सेल करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ये एग्रीमेंट के साथ कि वो उसको रीपर्चेज कर देंगे। मैं आपको सेल कर रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप आगे किसी और को नहीं बेच सकते, मैं आपसे रीपर्चेज करूंगा। इसको बोलते हैं हम रेपो। रेपो का मतलब ये होता है। तो रेपो रेट क्या होता है गाइस? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जो आरबीआई है लैंड करती है शॉर्ट लोन टू कमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट लोन्स कमर्शियल बैंक को लैंड करती है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके, ठीक है, उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेती है और उनको क्या करती है? कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देती है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं? रीपे कर देते हैं लोन को, और अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको रीपर्चेज कर लेते हैं। गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको ये याद रख लो, एक ये पीस ऑफ पेपर है, लेकिन क्या ये लीगल पीस ऑफ पेपर है। इसमें इसमें आप सपोज कर लो 12 लाख रुपीज़ लिखा है गवर्नमेंट ने, और लिखा है, एक डेट लिखी है, एक डेट मेंशन किया है, और जब वो डेट कंप्लीट हो जाएगी यानी जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसको रीपर्चेज कर लेगी, गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, और जिस बंदे के पास वो होगा जितना उसमें मनी लिखा होगा उतना उस बंदे को मनी मिल जाएगा। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई लैंड करती है, शॉर्ट लोन लेती है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स होते हैं गाइस हमारे जितने प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके बदले लेती है, और कमर्शियल बैंक जब उसको रीपे कर देते हैं लोन को, वो क्या कर लेते हैं? अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको वापस से खरीद लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, आपको ये मेन बात इसमें याद रखनी है। तो इसी तरह से कहते हैं अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? अब इसमें कमर्शियल बैंक जो है वो लोन देते हैं किसको? आरबीआई को। जब आरबीआई के पास पैसा कम हो जाता है, कमर्शियल बैंक लोन देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई को लोन देते हैं, और आरबीआई क्या देती है कमर्शियल बैंक को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक लोन्स देते हैं आरबीआई को। रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। फिर वही जब वो वापस कर देगी आरबीआई उनको लोन, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर लेंगे। रेपो रेट का उल्टा हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो आपको गाइस याद रखना है, इन अप्रैल 1997 आरबीआई इंट्रोड्यूस रेपो रेट। कब इंट्रोड्यूस किया था रेपो रेट? 1997 अप्रैल में, ठीक है ना। टू मैनेज शॉर्ट रन लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मतलब लिक्विडिटी कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए शॉर्ट रन, इसलिए ये हमने आरबीआई ने 1997 में ये इंट्रोड्यूस किया था। तो 1998 में हम याद कर लेते हैं कि तब रेपो रेट कितना फिक्स हुआ था? 5% फिक्स हुआ था। अभी करंट शायद 4% है। ये डेटा 2-3 महीने पहले का है। अभी कोई अगर करंट होगा तो आप उसको देख सकते हो। करंट देखने से ये फ़ायदा होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अभी क्या डेटा करंट है, अगर तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो गाइज आपको हमेशा ये याद रखना है, जो हमारा रेपो रेट होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है ना। अगर ये 4% होगा तो रिवर्स रेपो रेट 3% होगा, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज आपको मैं इसका थोड़ा वो समझा देता हूँ कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट ये होता है, जब रेपो रेट हमारा इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? जब रेपो रेट इंक्रीज़ होगा कमर्शियल बैंक लोन लेना डिक्रीज़ कर देंगे, किससे? आरबीआई से। देखो अब रेपो रेट का यही मतलब है कि अब उनको ज़्यादा लोन चुकाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन चुकाना पड़ेगा। तो रेपो रेट इंक्रीज होगा, जनरल बात है, कमर्शियल बैंक कम कर देंगे लोन लेना आरबीआई से। अगर आरबीआई से कमर्शियल बैंक कम कर देंगे लोन लेना, तो फिर जो हम कमर्शियल बैंक के तो हम कस्टमर्स होते हैं, तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी हमें लोन देना कम कर देंगी, ठीक है ना। अपने कस्टमर्स को कमर्शियल बैंक लोन देना कम कर देंगे। अब जब वो हमें लोन देना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कैश फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना, जब आरबीआई को ना मार्केट में कैश फ्लो कम करना होता है तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। इसी तरह से जब रेपो रेट डिक्रीज होगी तो इसका वाइस वर्सा आप खुद से समझ लें, ठीक है। तो अब गाइस आपको ये याद रखना है,
अब बैंक रेट, इसमें एक और कंसेप्ट है, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट भी सेम होता है, लोन देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एक जिस रेट पे, उसको बोलते हैं आप बैंक रेट। लेकिन आपको ये याद रखना है इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। जो हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था उसमें शॉर्ट टर्म लोन थे, इसमें हमारे लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। इसी तरह से हमारा एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक है ना। अब तो गाइस ये नया आया है, ये क्या होता है, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है और 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 आवर्स में उनको ये वापस करना होता है। तो ये हमारा जो बैंक रेट है ना, इसी को आजकल हम एमएसएफ भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो गाइस इसी तरह से एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है। ये डेटा मैंने लिखा है यहाँ पे सारा, लेकिन ये डेटा 2-3 महीने पहले का है। अगर कुछ इसमें चेंजिंग होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, हम आपको अपडेट भी कर देंगे सारा। तो गाइज अब हम पहले पढ़ लेते हैं कैश रिजर्व रेशो क्या होती है। तो गाइज जैसे हमारा बैंक्स के पास डिपॉजिट जमा होता है ना, हमारा पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है। सपोज कर लो कि बैंक के पास हमारा 100 मिलियन या 100 लाख रुपया डिपॉजिट है, तो बैंक को इसका कुछ एक परसेंट है ना जो आरबीआई के साथ उसको रखना पड़ेगा मेंटेन करके, ठीक है ना। वो किसी को लोन आगे नहीं दे सकती, मतलब कुछ ऐसा पैसा होगा जिसको फिक्स रखना पड़ेगा आरबीआई के साथ, वो हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जैसे 20% रखना पड़ेगा तो 100 लाख का 80 लाख रुपया वो लोन दे सकती है आगे, और 20 लाख रुपया उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के साथ। इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब जब आरबीआई क्या करती है, चेंज करती है सीआरआर को, तो आरबीआई चेंज कर सकती है मनी सप्लाई को ओवरनाइट। अब कैसे कर सकती है मनी सप्लाई को चेंज, हम वो देखते हैं। देखो जब इकोनॉमिक कंडीशंस होती है ना, जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती हैं, ठीक है ना, कंटेंशियल, जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती हैं तो फिर वो कंटेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी हम एक्सिक्यूट करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सीआरआर को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। अगर अभी 20% है तो 100 में से 80 लाख रुपया आप लोन दे सकते हो आगे, और 20 लाख रुपया आपको आरबीआई के साथ जमा रखना है। लेकिन आप जब वो सीआरआर को इंक्रीज़ कर देगी तो आपको अब 30% उनके साथ रखना है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हो जाता है कि आरबीआई जो कैश फ्लो है वो कम हो जाने लगता है मार्केट में। और जब आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को डिक्रीज़ कर देती है, उससे कैश फ्लो ज़्यादा होने लग जाता है। आपको इस तरह से ये याद रखना है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है 100 लाख का, ठीक है, और सीआरआर है 20%। दैट इज़, इसका ये मतलब हुआ कि बैंक आगे लोन दे सकती है 80 लाख का, और उसको जो क्रेडिट है या डिपॉजिट है वो रखना पड़ेगा आरबीआई के साथ 20%, 20 लाख, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट और डिपॉजिट मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है ना। क्रेडिट और डिपॉजिट मल्टीप्लायर को आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इसके काफ़ी फार्मूलेज होते हैं, आपको नेट नहीं करना, आपको याद रखना है। तो इसका आप इस तरह से याद रख लो। अभी ये एक तरह से फिक्स होता है, समझ लो। अभी ये फिक्स है 5 पे, ठीक है। तो अभी आरबीआई जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ 80 लाख रुपया दे सकती है ना लोन, तो 80 लाख को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 लाख रुपये इस तरह से वो जनरेट कर लेगी मनी, और ठीक है ना। अगर आरबीआई डिसाइड करती है कि हमें को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है मार्केट में, तो सीआरआर को इंक्रीज़ कर देगी। सपोज करो वो 25% पे कर देगी, तो अब वो 75 लाख रुपये ही लोन दे सकती है। अब वो 80 लाख रुपये कमर्शियल बैंक नहीं दे सकती, तो 75 को आप इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 300 लाख होगा। इस तरह से हमारी कैश सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है। आपको कैश रिजर्व रेशियो में इतना याद रखना है, वो परसेंटेज हमारे पैसे का जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ मेंटेन रखना पड़ता है, वो लोन नहीं दे सकती किसी को भी, वो मेंटेन रखना पड़ता है, फिक्स रखना पड़ता है। तो गाइज अभी जो हमारा बैंक रेट चल रहा है वो 6.50 है। डेटा आपको वापस रीचेक करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। सीआरआर कितना है, 4%, एमएसएफ कितना है, 6.50%, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना, ये भी सीआरआर की तरह ही होता है, ठीक है ना। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो गाइज हम अगली स्लाइड पे आते हैं। तो गाइज अब हमारे सेलेक्टिव क्रेडिट मेजर्स हैं। पहले हमने पढ़े थे ना जनरल क्रेडिट मेजर्स, अब हम पढ़ते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट मेजर्स, जिससे हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहले हमने क्वांटिटेटिव पढ़े थे, अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे आप बैंक में जाओगे, आप उनसे लोन मांगोगे, तो वो आपको ऐसे तो नहीं लोन दे देंगे, वो आपसे कोई चीज़ गिरवी रखवा लेंगे, ठीक है ना। तो यही मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ये वो डिफरेंस होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू कमर्शियल बैंक। जैसे सपोज कर लो आप बैंक में गए हो 10 करोड़ के लोन के लिए, ठीक है, और आपने अपना घर गिरवी रखवा दिया, और आपके घर की कीमत कितनी है, 12 करोड़ रुपया, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो ये 2 करोड़ जो है ना, ये हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 20% हमारा क्या हुआ, मार्जिन हुआ, ठीक है ना। अभी 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ की चीज़ गिरवी तो नहीं रखेगा ना बैंक, उसको तो फ़ायदा चाहिए ना। लोन इसीलिए देता है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे आते हैं वापस, ठीक है। तो अगर बैंक इंक्रीज़ करेगी अपना मार्जिन, तो आप तो लोन कम लोगे ना,
तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और कैश फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आरबीआई को क्या करना होता है, मार्केट में पैसे कम करने होते हैं, कैश फ्लो कम करना होता है, तो वो मार्जिन इंक्रीज कर देगा। आपको इस तरह से याद रखना है। अगर इन्फ्लेशन है इकॉनमी में, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है का इकॉनमी में, तो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा और इसका उल्टा कर देगा डिफ्लेशन में। अब इसी तरह से क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है लिमिट्स लगाना, ठीक है। जो आरबीआई है वो लिमिट्स लगा देती है किस पे, हमारे कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है ना। जब वो लिमिट्स अप्लाई कर, जब वो रूल्स लगा देगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा लेगी, तो क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई भी लिमिट नहीं लगाएगी, जो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, समझ कर लो आपको घर वाले पैसे देते हैं, ठीक है, घर वाले लिमिट लगाते हैं कि आपने ये पैसा एक महीने में ही खर्च करना है, एक महीने में खर्च करना है और अच्छे से खर्च करना है। तो क्या होगा, आप अच्छे से लगाओगे पैसे। लेकिन अगर आपको कोई भी लिमिट नहीं होगी तो आप खुल के पैसे लगाओगे ना। तो अगर कोई लिमिट भी नहीं होगी तो इसको इस तरह से याद रखो, लिक्विडिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो डिफ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा, उसको हम टैकल करते हैं किस तरह से, जब हम लिक्विडिटी इंक्रीज करते हैं, कोई भी लिमिट नहीं लगाते हम। जब हम, और इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और ये हम इन केस ऑफ इन्फ्लेशन करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। इस तरह से हमारा एक मोरल सुशासन होता है। अब मोरल सुशासन क्या होता है, इसको आप सीधी तरीके से याद रखो, प्यार, धमकी और घर से निकाल देना, डी रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आरबीआई कुछ अपनी टर्म्स रखती है कमर्शियल बैंक को। आपको ये याद रखना है, आरबीआई सभी बैंक्स का बाप है। ही इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ही इज़ द बैंक्स ऑफ ऑल द बैंक्स, ठीक है ना। जो आरबीआई कहेगा हर कमर्शियल बैंक को वो मानना पड़ेगा, और जिस कमर्शियल बैंक के सिर के ऊपर से अपना हाथ उठा लेगा ना आरबीआई, उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, लोग वहाँ पर अपना पैसा जमा भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए कुछ ये डायरेक्शंस, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाते हैं, हर बैंक को वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो, आरबीआई पहले बोलेगा बैंक्स को कि आप हमारी प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है ना, हमारे प्रोसीजर को फॉलो करो। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको फिर धमकी देगा, अगर वो तब भी नहीं मानेंगे तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर देगा, अपना सर उनके हाथ से उठा लेगा। तो फिर लोगों का क्या होगा, उससे उनके उस पे बैंक्स पे भरोसा उठ जाएगा और अपना वहाँ से वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से गाइस हमारा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो इसमें क्या होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये एक लीगल पीस ऑफ पेपर होता है, एक बॉन्ड होता है, जहाँ पे उस पर लिखी होती है सर्टेन अमाउंट, वो बेच के, जब गवर्नमेंट को बेच के आप उसमें जितना पैसा लिखा उतना ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम सेल करते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैं, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल बैंक से, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री खरीदती है और बेचती है। व्हेन बैंक डिसाइड टू पंप मनी इनटू सर्कुलेशन, जब वो मनी को इंक्रीज करना चाहेगी तो वो क्या करेगी, इट बाइज बैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स एंड बॉन्ड्स, एंड व्हेन इट डिसाइड्स टू रिड्यूस मनी इन सर्कुलेशन इट सेल्स गवर्नमेंट। सीधा सीधा आपको याद रखना है, जब इसको मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा, ये क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स, इन सबको खरीद लेगी वापस, और जब इसको मनी सप्लाई डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये बेच देगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज, ठीक है ना। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये फर्स्ट यूज हुआ था यूएस में। किसने यूज़ किया था, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक था, फेडरल रिजर्व सिस्टम, और 1922 में, याद रखना। सेंट्रल बैंक कैरीज आउट इट टू ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक से ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाते कैसे, कमर्शियल बैंक के थ्रू, आपको याद रखना। देखो, आरबीआई परफॉर्म करता है, सेलिंग भी करता है और बाइंग भी करता है, आपको दोनों काम करता है आरबीआई, याद रखना है। बाई भी करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और सेल भी करता है, ठीक है ना। देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल समझाइए। देखो, जब भी आरबीआई मार्केट में, समझ लो ये हमारी ओपन मार्केट है, यहाँ पे वो सिक्योरिटी सेल कर रहा है। जब वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटी सेल कर रहा है, इसके बदले तो इसको मनी मिलेगी। ओपन मार्केट में आरबीआई को मनी जा रही है। सपोज कर लो कि ओपन मार्केट में 10,000 करोड़ रुपया है या 1,000 करोड़ रुपया है, ठीक है ना। अब जब ये इससे आरबीआई इसको सेलिंग सिक्योरिटी सेल करेगी, तो कुछ पैसे लेके करेगी। फर्ज कर लो 100 करोड़ के लेके सेल करेगी, ठीक है। आरबीआई ने ओपन मार्केट को सिक्योरिटी सेल की, बदले में उससे लिया 100 करोड़ रुपया। मार्केट में 1,000 करोड़ रुपया था, अब 100 करोड़ कम हो गया, तो 900 करोड़, मार्केट में पैसा डिक्रीज हो गया। तो ये सिक्योरिटी सेल करती है आरबीआई कौन से केस में, जब इन्फ्लेशन होती है, मार्केट में महंगाई होती है, तभी सिक्योरिटी सेल करती है। इस तरह से आपको ये याद करना है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा केस, अब क्या होता है, जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट क्या करती है, सिक्योरिटी सेल करती है, किसको, आरबीआई को। या आरबीआई ओपन मार्केट से सिक्योरिटी खरीदती है और उसको इसके बदले में देती है मनी। क्या देती है, इसके बदले में मनी देती है, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। आरबीआई क्या करती है, अब सिक्योरिटी बाय करती है ओपन मार्केट से, और इसके बदले में उनको देती है क्या, पैसा। ये कौन से काम में, जब इसको क्या कर, समझ कर लो आप मार्केट में होते हैं 1,000 करोड़ रुपया है, तो अब ये अपनी सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, तो आरबीआई इनको पैसा देगी, तो मार्केट में पैसा इंक्रीज हो जाएगा, 200 करोड़ रुपया और इंक्रीज हो गया, 1,200 करोड़ रुपया हो गया। तो ये काम ये करती है कब,
डिप्रेशन के टाइम पे, तो आपको इस तरह से रिसेशन के टाइम पे ये आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आरबीआई परफॉर्म करती है बोथ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है ना। जब बाइंग में क्या होता है, ये मार्केट में सिक्योरिटी सेल कर देती है, ठीक है, और मार्केट से मनी ले लेती है, इस तरह से कैश फ्लो डिक्रीज कर देती है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे ये ऐसा काम करती है, और रिसेशन के टाइम पे ये करती है सिक्योरिटी बाय करती है और मार्केट में पैसा बेचती है, ठीक है ना। इस तरह से एक और हमारा होता है रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन एक नया वर्ड होगा आपके लिए, ये होता है मार्केट में पैसा आना, ठीक है। बस इसको आप इतने से याद करो। देखो आप इसको, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जो हमारी आरबीआई है, इसने क्या किया, सेल की सिक्योरिटी कहाँ पे की, मार्केट में की, ठीक है ना। तो मार्केट से इसको क्या मिला, पैसा, ठीक है, मार्केट से इसको मिला पैसा आरबीआई को। तो आरबीआई से पैसा कौन लेती है, गवर्नमेंट ने लिया आरबीआई से पैसा। अब जब गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया तो फिर गवर्नमेंट स्कीम्स चलाएगी, जैसे उज्ज्वला योजना थी हमारी गवर्नमेंट की, इस तरह से अलग अलग स्वच्छ भारत अभियान, जिसे इस यहाँ पे पैसा कहाँ से लगता है, आरबीआई से तो आता है ना। तो इस तरह से पैसा लगा के गवर्नमेंट वापस पैसा लगा देगी मार्केट में, इस तरह से वापस आ गया पैसा कहाँ पे, मार्केट में। यही होता है हमारा रिकैपिटलाइजेशन। तो गाइस आई होप आपको सारा मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो हम हमसे पूछ सकते हो, हम आपको क्लियर कर देंगे। हमारा मकसद ये है जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं ना, वो आपको क्लियर करा दिया, एमसीक्यू के हिसाब से हमने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया। तो इसी तरह से अब हमारी दूसरी पॉलिसी है जो फिस्कल पॉलिसी है। तो गाइस अभी तक इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि पैसे का लेन देन सब मॉनेटरी पॉलिसी से हो रहा है, आरबीआई कर रही है। तो जब इकोनॉमी की हालत बुरी होती है तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो क्यों करते हैं, अब क्योंकि जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी पैसे का लेन देन का काम आरबीआई का होता है, तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। अब फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो पहले तो आपको ये पता चल गया फिस्कल पॉलिसी में रोल होने वाला है किसका, गवर्नमेंट का। ये फिस्क का मतलब होता है स्टेट ट्रेजरी, ठीक है ना। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ टेकिंग स्टेट ट्रेजरी टू अटेन सर्टन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। मतलब यहाँ स्टेट ट्रेजरी से इन्होंने क्या करना है, पैसा लेना है और अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इस साल हमने इतनी बढ़ानी है, इस साल हमने इतनी इन्फ्लेशन कम करनी है, तो वो अपने गोल्स अटेन करने हैं। आप इसको इतना याद रख सकते हो, गवर्नमेंट जो भी जहाँ भी खर्चा करती है वो सारा इंक्लूड होता है फिस्कल पॉलिसी में। जहाँ भी खर्चा करेगी, रोड्स पे, हॉस्पिटल्स पे, सारा फिस्कल पॉलिसी पे इंक्लूड होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहाँ से खर्च करेगी, तो गवर्नमेंट टैक्सेस से खर्च करेगी। जो हम इसको टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स स्पेंड करती है, टैक्सेस से। और एंड मैनी और काफ़ी सारी मनी जो हम देखेंगे आगे फिस्कल पॉलिसी में कहाँ पे होगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन में, जिसमें फिस्कल पॉलिसी का यही मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है इकॉनमी में। तो आपको याद होगा कि हमारे जो जेएम कीन्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, उन्होंने ही कहा था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है इकॉनमी में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उससे देख लो, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। तो अब इसका एक ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से ये इंटरवीन करती है हमारी किसमें, इकॉनमी में, और वो होता है बजटरी पॉलिसी। एक साल में एक बार लेकर आता है ना बजट, हमारा पूरी कंट्री का बजट आता है। सपोज कर लो 30,000 करोड़ रुपया बजट आ गया, तो 30,000 करोड़ ही इस पूरे साल में हमने लगाना है कंट्री में, ठीक है, वो होता है बजट। तो बजट में एक साल में एक बार आता है, कितना याद रखना है। अब इट रेफर्स टू टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के जैसे हमने उसके टूल्स पढ़े थे ना, मॉनेटरी पॉलिसी के सीआरआर, बैंक रेट वगैरह वगैरह, इसमें हम पढ़ेंगे टैक्सेशन और गवर्नमेंट जो खर्च करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे कि ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कौन, हमारे जेएम कीन्स, ठीक है। अब देखो आपको मैं रोल ऑफ गवर्नमेंट समझाता हूँ, ठीक है। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट देखो, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या है कि उसको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है ना। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हमारी जो इकोनॉमी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। और जब इकोनॉमी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वाई का मतलब होता है इनकम, इकोनॉमिक्स में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी। जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी जाहिर सी बात है कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगी। जब आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। और जब आपकी सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का रोल है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जब आप इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट हो जाओगे तो इकोनॉमी में कैपिटल फार्मुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कैपिटल भी फॉर्मेशन मशीनरी पे आने लग जाएगी। और जब कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होने लग जाएगी तो हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है, जैसे या जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये भी कम होने लग जाएगी। जब ये कम होने लग जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट स्टार्ट होने लग जाएगी।
और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये इस तरह की साइकिल बनती है। जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो वापस इट गोज़ ऑन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ये वो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक पूरी साइकिल बनती है, आपको याद रखना है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे जो हमारी इनकम इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज होगी, ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो मतलब है कुछ लोग काफ़ी अमीर हो जाएंगे। जो लोग अमीर हो जाएंगे उन पे गवर्नमेंट काफ़ी सारा टैक्स लगा देगी, टैक्स इंक्रीज़ कर देगी। तो जब उन पे वो टैक्स इंक्रीज़ कर देगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम इनक्वालिटी कम हो जाएगी। इस तरह से आप याद रखना। अब एम क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है, वो हम आपको अपने अगले लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है ना। तो और इसका क्या एम होता है कि जो हमारी जीडीपी है उसको ग्रो करना, और कैपिटल फॉर्मेशन इसको भी ग्रो करना, ये इसके एम होते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट हमें टैक्स लगाती है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। उसके बाद हो गया हमारा बजटरी पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट, और पब्लिक बोरिंग, जो लोगों से जो गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्ट डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है ना। ये यहाँ पे ज़्यादातर इनका जो है फोकस रहता है। तो अब हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इसमें भी हमारी एक एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगी, एक कंटेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होगी, और एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी होगी। जो दो इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशनरी और कंटेक्शनरी, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब एक्सपेंशनरी में ये होता है कि इसमें हम मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ होती है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ये हम करते हैं एक्सपेंशनरी में। और कंट्रैक्शनरी में हम क्या करते हैं, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जब टैक्स इंक्रीज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके जो हमारे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इसको हमने लिखा है प्रो। इसके प्रो क्या होते हैं, मतलब इसके एडवांटेज क्या होती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है। जब देखो, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलने लग जाएगा ना। मार्केट में बहुत सारा पैसा, तो आपको पैसे वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये है, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। हमने बार बार पढ़ा है, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा जो ये कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है, इसमें क्या है, इसके प्रो ये है कि इससे इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई मार्केट में कम है, कैश फ्लो। इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने पढ़ा कौन कौन से। पहला हमारा आ गया बजटरी पॉलिसी। इसमें आपको मेन पढ़ना है डेफिसिट बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, पब्लिक बोरिंग्स क्या होते हैं। देखो, बजटरी होता क्या है, बजटरी पॉलिसी, एक साल में एक बार बजट आता है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। तो हमारा ये फोकस होता है कि हमने बैलेंस बजट रखना है। आपको इसमें इतना याद रखना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी, इट एड्स टू एग्रीगेट डिमांड। ये इकोनॉमी में एक तरह का इंजेक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें जितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है ना गुड्स एंड सर्विस में, ठीक है, लोगों को सैलरीज देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में करने में, ये सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आना है। आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। टैक्सेशन जो हम टैक्स पे करते हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे आपकी इनकम 1 करोड़ है, इसको आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम सारे देते हैं, दुकान में कोई सामान लेते हैं उस पर भी टैक्स लगा होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस तरह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ठीक है ना। अब पब्लिक बोरिंग्स क्या होगी, पब्लिक बोरिंग्स इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है, ठीक है ना। इंटरनल बोरो मतलब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच के, ट्रेजरी बिल्स बेच के, इस तरह से वो इंटरनल बोरो करती है। एक्सटर्नल बोरिंग्स क्या होती हैं, वो IMF जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स उनसे लोन लेती है, ठीक है ना। जब पैसा कम हो जाता है ना हमारे यहाँ पे, तो इस तरह से वो पब्लिक बोरिंग करती है। आपको इस तरह से याद रखना। अब तो गाइस, इसमें जो मेन है बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट का होता है। सरप्लस बजट वो होता है इफ द रेसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन इन एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट का बजट है वो खर्चे से ज़्यादा हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने फ़र्ज़ कर लिया है, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने माना है कि हमने इस साल इतना खर्चा करना है, ठीक है ना। और खर्चे से ज़्यादा बजट है हमारा 30,000, जैसे खर्चा करना है कितना हमने 28,000, और बजट हमारा 30,000 का, तो ये हमारा सरप्लस 2,000 रुपये में फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से हम इसको सरप्लस बजट बोलते हैं। बैलेंस बजट ये होता है कि जितनी इफ़ द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल टू इट्स एक्सपेंडिचर, जितना उन्होंने खर्चा करना है उतना ही बजट बनाया, तो हमारा बैलेंस बजट हो गया। डेफिसिट बजट ये होता है हमारा जब भी हमने पैसा कम रखा, बजट हमारा 30,000 है और खर्चा हमारा 35,000 40,000 हो गया, ठीक है। ये हमारा होता है डेफिसिट बजट। इस तरह से आपको समझ आ गया। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको कमेंट करके बताएं। और हमारी फिजिकल पॉलिसी यहीं पे खत्म होती है। डिफरेंट मेजर्स ऑफ डेफिसिट अगर आप पढ़ना चाहते हो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्ड। जब मतलब जितना उन्हें खर्चा ज़्यादा हो जाता है, डेफिसिट का यही होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, पैसे कम होते हैं।
ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। बजटरी डेफिसिट का यह मतलब होता है जब ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन ओवरऑल रिसिप्ट्स, जितना उनका एक्सपेंडिचर ओवरऑल वो ज़्यादा हो जाएगा जितना उनका बजट है एक्चुअली, इसी को हम क्या कहते हैं, बजटरी डेफिसिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर ओवर द सम ऑफ रेवेन्यू, ये भी वही हो गया, ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया और हमारा जितने हमारे पास पैसे थे वो कम हो गए। अब जब पैसे गवर्नमेंट के पास कम हो जाते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बारो करती है, गवर्नमेंट लोन लेना स्टार्ट करती है, इंटरनल बोरिंग करती है, आरबीआई से लेती है, कमर्शियल बैंक से लेती है और एक्सटर्नल भी करती है, आईएमएफ से लेती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से लेती है, ठीक है ना। बस इसको आपको इसमें इतना ही याद रखना है। तो गाइज ये था सारा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और फिजिकल पॉलिसी के बारे में। काफ़ी मुश्किल था इसको एक लेक्चर में ही कवर करना, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सारे कवर कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो हम वीडियो अपडेट कर देंगे, आप कमेंट करके बताते रहें और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है जेके एसएसबी के साथ उनसे हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।